जाने अनजाने में इंसान से जब कुछ गलतियां हो जाती है और अगर वक्त रहते उसे अपने गलतियों का एहसास हो जाता है तो वो अपनी गलतियों पे अफसोस भी करता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रास्तों पे निकल पड़ता है जहां से वापस हो पाना इतना आसान नहीं होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक बेकसूर लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का एक इलाका आता है 12 बीघा सिकंदर कंपू। और इसी सिकंदर कंपू का रहने वाला विवेक शर्मा, पत्नी का नाम करुणा शर्मा। विवेक शर्मा के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम दिव्या शर्मा, जिसकी उम्र है 16 साल, जो 11वीं की छात्र है। विवेक शर्मा कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, इसीलिए विवेक शर्मा की पत्नी करुणा शर्मा एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, थोड़े बहुत पैसा कमाती है और अपने परिवार के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। करुणा शर्मा अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती है। बात कर रहा हूँ मैं 10 जुलाई 2023 के शाम के करीब 8 बजे के आसपास। दिव्या अपनी सहेली अक्षय के साथ कोचिंग कर स्कूटी से घर के लिए रवाना होती है। लेकिन जैसे ही दोनों स्कूटी से घर के लिए रवाना होते हैं, रास्ते में ही एक ही बाइक पे 4 सवार लड़के सामने से आकर रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से 2 लड़कों के हाथ में देसी कट्टा भी होता है। अक्षय जब उनको अपने सामने देखती है, स्कूटी रोक देती है। उसके बाद से दोनों स्कूटी से नीचे उतरती हैं। बाइक पर से 2 लड़के नीचे उतर के आते हैं और फिर इन चारों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इन चारों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, आसपास से जब लोग गुजरते हैं, झगड़ा छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आसपास के लोग दोनों के हाथ में देसी कट्टा देखते हैं, डर के मारे कोई उनके नज़दीक नहीं जाता है। लेकिन लोग काफ़ी समझदारी से कदम उठाते हैं, तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचती, उनमें से एक लड़का अक्षय के ऊपर गोली चला देता है, जो गोली अक्षय के सीने पर जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से अक्षय गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद से चारों लड़का हथियार को हवा में लहराते बड़ी आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन लोग तुरंत ही आनन फानन में अक्षय को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर जब अक्षय का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो ट्रीटमेंट करने से पहले ही अक्षय की मौत हो जाती है। उसके बाद इस बात की जानकारी अक्षय के माता पिता को भी दी जाती है। अक्षय के पिता का नाम सुरेंद्र सिंह, माँ का नाम विक्रांति देवी। अक्षय के माता पिता को जब मालूम चलता है, रोते बिलखते हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और जब अपनी बच्ची को अपने सामने मृत अवस्था में देखते हैं, दहाड़े मार करके रोते हैं। अक्षय के पिता रोते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसने मेरी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत किया। इधर पुलिस जब मौके वारदात पे पहुंचती है तो वहां पे अपने 2 कांस्टेबल को छोड़ देती है और फिर अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है। पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, सबसे पहले अक्षय की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पूरी इस हत्या के बारे में अक्षय की सहेली दिव्या से पूछताछ करती है। तो दिव्या कहती है कि साहब, एक ही बाइक पे 4 सवार लड़के थे, लेकिन उनमें से मैं 2 को जानती हूँ। दरअसल उनमें से एक का नाम है सुमित रावत और दूसरे का नाम है उपदेश रावत, और वो दोनों सगे भाई हैं। दिव्या जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस दिव्या के तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन तब तक ये मामला पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस के ऊपर भी काफ़ी दबाव होने लगता है। पुलिस सुमित और उपदेश के घर पे जाती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन पुलिस जब उन दोनों के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि दोनों घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग 24 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन अपराधियों का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इधर पुलिस के ऊपर जब दबाव होना शुरू होता है, आखिरकार पुलिस अब अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही अपने खबरियों को काम पर लगाती है, 2 दिन के बाद 12 जुलाई 2023 को सुबह सुबह एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों को सूचना देता है।
खबरी पुलिस वालों से कहता है कि साहब उपदेश रावत अपने ससुराल में छिपा है। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस खबरी के तहरीर पे उपदेश के ससुराल में पहुंचती है और वहां से उपदेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और फिर पुलिस उपदेश से अक्षय के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो उपदेश कहता है कि साहब मैंने अक्षय की हत्या नहीं किया है। लेकिन पुलिस के ऊपर इतना काफ़ी दबाव होता है कि पुलिस भी अब उपदेश के साथ सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, उपदेश अपनी सच्चाई ही कबूल नहीं करता है, बल्कि उपदेश कहता है कि साहब इस हत्या में हम 4 लोग ही नहीं बल्कि टोटल 7 लोग हैं। लेकिन उपदेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 3 साल पहले दिव्या से। दिव्या जब स्कूल में पढ़ाई करती है, उसके पास जब भी खाली वक्त होता है, दिव्या अपना खाली वक्त व्यतीत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। और आखिरकार इसी सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए एक दिन दिव्या की दोस्ती सुमित रावत से हो जाती है। दिव्या की जब सुमित रावत से दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों के बीच में फ़ोन के जरिए बातचीत होना शुरू होता है। दिव्या और सुमित के बीच लगभग सालों तक फ़ोन के जरिए बातचीत होता है। जैसे ही साल का समय गुजर जाता है, उसके बाद से दिव्या और सुमित को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। लेकिन अभी तक दिव्या और सुमित दोनों ने एक दूसरे से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इससे पहले कि सुमित अपने प्यार का इजहार करता, इधर दिव्या को सुमित की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल सुमित के ऊपर पहले से ही कई सारे आपराधिक मामले दर्ज था। दिव्या को जैसे ही सुमित की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, उसके बाद से दिव्या सुमित का फ़ोन उठाना बंद कर देती है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि सुमित अब दिव्या से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। सुमित जब दिव्या के नंबर पर बार बार फ़ोन करना शुरू करता है, इधर दिव्या जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, एक दिन सुमित दिव्या के माँ के नंबर पर फ़ोन कर देता है। सुमित दिव्या की माँ करुणा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि अपनी बेटी से बातचीत कराओ। जैसे इस तरह की बातें करुणा से कहता है तो करुणा भी इस बारे में अपनी बेटी से पूछताछ करती है। लेकिन जब इस बारे में अपनी बेटी से पूछताछ करती है तो दिव्या भी अपनी माँ से सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि फेसबुक के जरिए मेरा सुमित के साथ में दोस्ती नहीं हुआ था, बल्कि मुझे उससे प्यार भी हो गया था। लेकिन जैसे ही मुझे सच्चाई मालूम चला कि उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है, मैंने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। दिव्या जब सुमित की ये सारी सच्चाई अपनी माँ से कहती है तो उसकी माँ भी अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तूने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया है। इस पर दिव्या कहती है कि माँ, मैंने कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया है जिससे समाज में तुम्हारा सर नीचा हो। दिव्या की माँ कहती है कि तुमने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। इधर सुमित जब करुणा के नंबर पर फ़ोन करता है तो करुणा भी अब सुमित को धमकी देते हुए कहती है कि आइंदा से ना तो तुम कभी मेरे नंबर पर फ़ोन करना और ना ही मेरी बेटी के नंबर पर फ़ोन करना, और उससे कभी मिलने की भी कोशिश मत करना। करुणा जैसे ही इस तरह की धमकी सुमित को देती है, इस धमकी से सुमित एकदम से गुस्से में आ जाता है। इसलिए अब 12 नवंबर 2022 को करुणा जब सुबह सुबह अपने बेटे को लेकर के स्कूल में जा रही थी, सुमित करुणा का रास्ता रोक लेता है और करुणा को धमकी देते हुए कहता है कि अगर दिव्या मेरी नहीं हो पाई तो फिर वो किसी और की नहीं हो पाएगी। वहाँ से सुमित वापस अपने घर तो चला आता है, लेकिन करुणा घर वापस नहीं आती है, बल्कि सीधे थाने में जाती है और सुमित के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। उसके बाद से पुलिस सुमित को अपने कस्टडी में लेती है और फिर उसे जेल भेज देती है। लेकिन सुमित जब जेल जाता है, जेल में ही इस कदर से गुस्से में पागल हो जाता है कि जेल में ही करुणा और उसकी बेटी दिव्या को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। सुमित जब जेल से बाहर निकल करके आता है तो दिव्या और उसकी माँ को इस दुनिया से हटाने के लिए इस बारे में अपने बड़े भाई उपदेश से बातचीत करता है। जब ये सारी सच्चाई अपने भाई से बताता है तो उपदेश भी अपने छोटे भाई को समझाने के बजाय उसके षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। और फिर ये दोनों जाकर एक हिस्ट्री सीटर से मुलाकात करते हैं जिसका नाम है बाला सुबे। बाला सुबे जिसके ऊपर पहले से ही लगभग 27 आपराधिक मामले दर्ज है। जब ये दोनों जाकर के बाला सुबे से अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में बताते हैं तो बाला सुबे भी इनका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर बाला सुबे दिव्या और उसकी माँ को इस दुनिया से हटाने के लिए एक टीम बनाता है और इस टीम में बाला सुबे और 4 लोगों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है विशाल साकी, दूसरे का नाम है मनोज तोमर, तीसरे का नाम है राकेश
और चौथे का नाम है अशोक गुज्जर। और ये सातों मिल करके दिव्या और उसकी मां को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं। 10 जुलाई 2023 को शाम के 8 बजे के आसपास दिव्या जब अपनी सहेली अक्षय यादव के साथ कोचिंग से वापस आ रही थी, इन सातों अपराधियों में से 6 2 बाइक लेकर के अपने घर से निकलते हैं। इन सातों में से एक बाला सुबह अपने घर पे ही रह जाता है। 2 बाइक जो लेकर के निकलते हैं, एक बाइक पे 2 लोग सवार होते हैं और एक बाइक पे 4 लोग सवार होते हैं। जो 4 बाइक पे सवार होते हैं उन्हीं में सुमित और उपदेश भी होते हैं और सुमित और उपदेश के हाथ में देसी कट्टा होता है। दिव्या और अक्षय का तिराहे पे ही रास्ता रोक लेते हैं। सुमित और उपदेश बाइक से उतर के आते हैं और दिव्या से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। उस वक्त भी सुमित दिव्या को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या अपने जिद पर उतर जाती है और कहती है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सुमित उसे काफ़ी समझाता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दिव्या सुमित के मुंह पे ही उसकी सारी सच्चाई बता देती है। दिव्या कहती है कि मैं किसी अपराधी से किसी कीमत पे प्यार नहीं कर सकती हूँ। दिव्या जैसे इस तरह की बातें सुमित से कहती है, सुमित इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि तुरंत ही अपने पास से हथियार निकालता है और दिव्या के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन बदकिस्मती से वो गोली दिव्या को ना लग करके उसकी सहेली अक्षय के सीने में जाकर लग जाती है। उसके बाद से ये चारों अपने हथियार को लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। दरअसल वहाँ से इन सब को दिव्या के घर पे जाना था और दिव्या के माँ के साथ में भी इस काम को अंजाम देना था। लेकिन जब ये गोली दिव्या की सहेली को लग जाता है, ये सब के सब इस कदर से डर जाते हैं कि उसके बाद से दिव्या के घर पे नहीं जाते हैं। वाकई में उपदेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस उपदेश के ही तहरीर पे उसके तमाम साथियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में तो ले ली है, लेकिन उसमें से 3 अपराधी नाबालिग है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब को जेल भेज दिया है। लेकिन जब इस हत्या की पूरी कहानी अक्षय के पिता को जब मालूम चलता है तो अक्षय के पिता रोते हुए कहता है कि इसमें मेरी बेटी की क्या गलती थी। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।